तो वेलकम बैक टू लीगल स्टडीज़। ये इस टॉपिक का सेकंड वीडियो है। इससे पहले एक और वीडियो है, उसका अगर आपने वो देख लिया है तो बहुत सही बात है, नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक कहीं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। पहले उसको देखना, उसके बाद इसको देखना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो वो वीडियो देखना भी ज़रूरी है। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। द चार्टर ऑफ 1726 ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चार्टर है। इसको लैंडमार्क इन इंडियन लीगल हिस्ट्री भी कहा जाता है, मतलब कहा जाता है ये, ठीक है। ये इसको लैंडमार्क इन इंडियन लीगल हिस्ट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी इसने इंट्रोड्यूस करी थी प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर, और ये एक लैंडमार्क है क्योंकि इसका काफी ज्यादा ग्रेट सिग्निफिकेंस रहा था इन द स्फेयर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस के अंदर इसका काफी ज्यादा असर हुआ था इस चार्टर का, क्योंकि इसने एक यूनिफॉर्मिटी इंट्रोड्यूस करी थी ना यार, इसलिए। ठीक है, अब इसने ना एक चीज और करी थी, इसने एस्टेब्लिश करा था एक लोकल लेजिस्लेचर को। अब इन सब चीजों की जरूरत क्या पड़ी? इन सब चीजों की जरूरत ये पड़ी कि जैसे आपको पता ही है कि पहले कोई भी यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम नहीं था, कोई भी यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम नहीं था बिटवीन द प्रेसिडेंसी। मतलब कि कोई भी एक जैसा सिस्टम नहीं था, हर जगह अलग अलग तरीके से काम कर रहा था, कुछ भी हो रहा था। कोई भी सर्वेंट जो था, मतलब कंपनी का कोई भी सर्वेंट था, वो लॉ एक्सपर्ट्स नहीं थे, किसी को लॉ के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो लोग जजमेंट दे रहे थे तो वो भी बिना लॉ जाने दे रहे थे, अकॉर्डिंग टू लॉ तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो उसकी वजह से भी इस चीज की जरूरत पड़ रही थी। अब मेन जरूरत फिर वही कि कंपनी एक्सपेंड हो रही है यार, कंपनी का ट्रेड एक्सपेंड हो रहा है, तो ट्रेड एक्सपेंड होएगा तो ऑब्वियसली ना जो नंबर ऑफ केसेस है वो भी इंक्रीज होंगे। तो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे थे, ट्रेड इंक्रीज हो रहा था, केसेस भी इंक्रीज हो रहे थे, और जो जजमेंट्स थे वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो रहे थे, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो अब करा क्या जाए? तो इस चार्टर ने एस्टेब्लिश करा, क्या एस्टेब्लिश करा? सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स को प्रेसिडेंसी टाउन्स के अंदर। ठीक है, उन्होंने एस्टेब्लिश करा सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स को प्रेसिडेंसी टाउन के अंदर, जिनको मेयर्स कोर्ट भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या करा, जो पावर थी ना, उनकी जो अथॉरिटी थी ना, वो देयर अथॉरिटी जो थी ना, वो डिराइव हुई कंपनी से नहीं, इस बार कंपनी से नहीं, इस बार वो डिराइव हुई फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रिटिश क्राउन से, कंपनी से नहीं। पहले जो मद्रास में मेयर्स कोर्ट था, उसके अंदर कंपनी ने उसको स्टैब्लिश करा था, और उसकी जो पावर्स थी, वो भी अथॉरिटी थी, वो भी कंपनी से डेराइव होती थी। ठीक है, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के बाद गवर्नर एंड काउंसिल के पास अपील जाती थी, काफी कुछ होता था। ठीक है, तो ऐसा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कोर्ट्स है, इनको कंपनी के द्वारा नहीं मिलेगी अब अथॉरिटी, इनको डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के थ्रू मिली। ठीक है, इन कोर्ट्स को ना रॉयल कोर्ट्स भी कहा गया, इन ट्रू सेंस, इन ट्रू टर्म्स इनको रॉयल कोर्ट्स भी कहा गया। तो ये इस तरीके से जरूरत पड़ी थी द चार्टर ऑफ 1726 की। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है। इसको किसने स्टैब्लिश करा, किसके थ्रू ऑथोराइज हुआ? ये किंग जॉर्ज वन के थ्रू हुआ। कब हुआ? 24 सितंबर 1726 के अंदर हुआ, और ये एक इंडियन लीगल हिस्ट्री के अंदर लैंडमार्क है। ये स्टेटमेंट है ना, ये द चार्टर ऑफ 1726 किंग जॉर्ज वन 24 सितंबर, ये तुम्हें याद रखना ही रखना है। ठीक है, विजन ऑफ चार्टर 1726 की बात करें तो सबसे फर्स्ट थिंग तो ये कि इस चार्टर से कलकत्ता एंड बॉम्बे कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश करी गई थी। कलकत्ता एंड बॉम्बे कॉर्पोरेशन व स्टैब्लिश, इस चार्टर से स्टैब्लिश करी गई थी। मद्रास में तो ऑलरेडी थी, बट इसके बाद मतलब 1726 के चार्टर से कलकत्ता और बॉम्बे कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश करी गई। इसके अंदर एक मेयर था, 9 एल्डरमैन थे। मद्रास के अंदर कितने थे? 12 थे, वो चेंज होके 9 एल्डरमैन हुआ अब इसके अंदर। उसके अंदर ये हुआ कि 9 एल्डरमैन का जो कंपोजिशन था वो कुछ इस तरीके से था कि 7 तो नेचुरल बॉर्न ब्रिटिशर्स होने चाहिए थे, एंड प्लस 2 इंडियंस, मतलब 2 जने इंडियंस हो सकते हैं, और 7 जो होते हैं वो नेचुरल बॉर्न ब्रिटिशर्स होने चाहिए थे। और मेयर जो होता है वो तो ब्रिटिशर होना ही चाहिए, पहले की तरह ही, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, देन मेयर वॉज टू होल्ड ऑफिस फॉर 1 ईयर। जो मेयर है वो 1 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेगा, और वो उसके बाद कंटिन्यू करेगा एज ए एल्डरमैन। ठीक है, पहले भी यही चीज था, और मेयर को री इलेक्ट भी करा जा सकता है, और हर साल 1 ही साल के लिए इलेक्ट होता है, और हर साल
जो मेयर इलेक्ट होता था वो अमंग्स द एल्डरमैन, मतलब कि एल्डरमैन के जो एल्डरमैन होते थे ना उनके बीच में से एक मेयर को सेलेक्ट करा जाता था। ये होता था बाय द एल्डरमैन, या फिर वो जो आउटगोइंग मेयर है उसके थ्रू इलेक्शन किया जाता था, मतलब उनके थ्रू इलेक्ट करा जाता था। और बाकी की चीजें सेम है कि एल्डरमैन और मेयर दोनों को रिमूव करा जा सकता है। एल्डरमैन लाइफ टाइम के लिए, या जब तक वो उस नेटिव प्लेस पे रहते हैं तब तक के लिए वो उसको ऑफिस को होल्ड करते हैं। ठीक है, बाकी सब सेम है, बस यही प्रोविजंस चेंज थे। और एक ही नंबर जरूर ध्यान रखना है कि कलकत्ता एंड बॉम्बे प्रेसिडेंट कॉर्पोरेशन के अंदर एक मेयर था और 9 एल्डरमैन थे, जिसके अंदर 7 नेचुरल बॉर्न थे और 2 इंडियंस थे। ठीक है, उसके बाद जो कोर्ट है ना उसको ऑथराइज करा गया था सुनने के लिए जितने भी सिविल सूट्स होते थे अराइज होते थे उनको। जो सिविल सूट सुनता था जो कि टाउन के अंदर होते थे या उसकी सबऑर्डिनेट फैक्ट्रीज वगैरह होती थी उनके अंदर होते थे, तो वो उनको सिविल केसेस से वो डील करता था बेसिकली। तो फिर उसके बाद क्या होता था कि जो अपील होती थी, मतलब कि अगर सिविल केस से आपने सुन लिया मेयर्स कोर्ट के अंदर, कोरम के अंदर सुन लिया आपने, बट वहां से आप खुश नहीं हो, अपना अपील करना चाह रहे हो, तो अपील रखी जाती थी। कहाँ पर रखी जाती थी? सबसे पहले जो अपील रखी जाती थी वो रखी जाती थी गवर्नर एंड काउंसिल के पास विद इन 14 डेज। ठीक है, अब उसमें पहले मद्रास में कहाँ रखी जाती थी? एडमिरल्टी कोर्ट के अंदर। अब कहाँ रखी जा रही है? गवर्नर काउंसिल के पास रखी जा रही है। कितने दिन के अंदर? 14 डेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद भी अगर तुम गवर्नर काउंसिल के डिसीजन से भी वो नहीं हो, सेटिस्फाई नहीं हो, तो तुम्हारी अपील फर्दर जा सकती है किंग एंड काउंसिल तक। ठीक है, किंग एंड काउंसिल का पहले कहीं नहीं था, मतलब बिल्कुल जा ही नहीं सकती थी अपील। एडमिरल्टी कोर्ट के बाद भी पहले से गवर्नर एंड काउंसिल के पास जाती थी, बट किंग एंड काउंसिल के पास नहीं जाती थी। तो चार्टर ऑफ 1726 के बाद किंग एंड काउंसिल के पास भी अपील जाने लगी। जो भी मैटर वो इन्वॉल्व करते हैं 1000 पगोडाज या उससे ऊपर, उससे 1000 पगोडाज या उससे ऊपर के कोई भी ऐसे सिविल मैटर्स होंगे तो वो किंग एंड काउंसिल के पास जा सकते हैं। तो देयरफॉर राइट टू अपील टू द किंग एंड काउंसिल इज गारंटेड। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इसने एम्पावर करा गया था जज करने के लिए सिविल एंड टेस्टामेंट्री केसेस को। अब टेस्टामेंट्री केसेस वो केसेस होते हैं जैसे कि मान लो विल या इनसे रिलेटेड होता है ना, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उससे रिलेटेड अगर कोई केसेस होते हैं तो वो उनको टेस्टामेंट्री केसेस कहा जाता है इन केस ऑफ विल एंड ऑल। फिर इस कोर्ट की जो सिटिंग होती थी वो थ्राइस से सिटिंग होती थी, मतलब कि वीक में 3 बार बैठता था। और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड वॉज देयर। अब क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन से कौन डील करता था? क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन से डील करता था गवर्नर एंड 5 सीनियर मेंबर्स ऑफ द काउंसिल डील करते थे क्रिमिनल केसेस से। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस एंड पीस हुआ, उसके बाद ग्रैंड जूरी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके अंदर 23 मेंबर्स थे और इनका टास्क होता था कि प्राइमा फेसी केस और नॉन प्राइमा फेसी केस होते थे उनसे डील करते थे। प्राइमा फेसी केस कौन से केस होते हैं? मतलब कि जो अपीयर होते हैं एज अ ट्रू, बट लेटर ऑन उनको फॉल्स प्रूफ कर दिया जाता है, मतलब कि गलत होता है। फिर उसके बाद एस्टेब्लिश करी गई एक पैटी जूरी। पैटी जूरी जो होती थी वो बोथ साइड का इशू समझती थी, उसको एग्जामिन करती थी, देन उसके बाद अपना वो इंडिक्टमेंट देती थी। उसके बाद हुआ कि है ना, ऐसा हुआ कि ऑथराइज कर दिया गया था गवर्नर एंड काउंसिल को, प्रेसिडेंसीज के, कि वो बना सकते हैं बायलॉज, रूल्स एंड ऑर्डिनेंसेस। बायलॉज क्या होते हैं? बायलॉज ऐसे लॉज होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया पे लगते हैं। ठीक है, तो ये रहा सिर्फ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन का। ठीक है, अब देखो हर चार्टर की एक लिमिटेशन थी तो इसकी भी कुछ ना कुछ थी। पहला तो ये था कि काफी सारे डिस्प्यूट होते थे गवर्नर एंड काउंसिल के बीच में और मेयर्स कोर्ट के बीच में। ठीक है, अभी भी प्रॉपर जुडिशियल ट्रेनिंग की जो थी ना वो नहीं थी, स्टिल जो जजमेंट्स दिए जाते थे, मतलब प्रॉपर जुडिशियल ट्रेनिंग नहीं थी ऑफिसर्स को। और स्टिल वहां पे इवन दो नेटिव्स होने के बाद भी वहां पे नेटिव्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन चार्टर ऑफ 1726 एंड 1687 की बात करें तो जो चार्टर ऑफ 1726 है ना उसने फॉलो करा है मॉडल ऑफ मद्रास चार्टर ऑफ 1686। ठीक है, सो फार तो इसी को फॉलो करा है, उसी को देख के बेस्ड जो है, बट स्टिल इनके अंदर कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं। तो मैंने ये पॉइंटर्स बनाए हैं, इन पॉइंटर्स को पढ़ लेना। और एग्जाम में लिख कर आओ तो सबसे पहले ये लाइन लिखना, उसके बाद डिफरेंस का ऐसे 2 लाइन 3 लाइन खींचना, और पहले में जैसे कि अप्लाई, पहला वर्ड लिखना अप्लाई, फिर ये कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि चार्टर ऑफ 1726 है ऑल प्रेसिडेंसी टाउन्स मद्रास कलकत्ता और बॉम्बे तीनों पे लगता है। और वहीं जो चार्टर ऑफ 1687 है वो कहाँ लगता है? ओनली टू मद्रास। फिर इनका जुरिस्डिक्शन क्या है? तो 1726 में
जो चार्टर ऑफ 1726 है वो सिर्फ सिविल केसेस से जुरिडिक्शन होता है उसका, और इसका क्रिमिनल केसेस से होता है। तो पहले ऐसे करना कि 3 बॉक्सेस बनाना, पहले में अप्लाई, जुरिडिक्शन, फिर इससे अपील, फिर उनके आगे स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। उससे क्या ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, मतलब देखते ही टीचर को समझ आ जाता है कि हाँ भाई बच्चे ने अच्छे से लिखा है, और ये लाइन जरूर लिख देना, एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे, मतलब मार्क्स मिल जाएंगे। और इसके अंदर मैंने कंपोजिशन वाला पॉइंट नहीं लिखा है कि 1726 के अंदर जो चार्टर के अंदर 9 एल्डरमैन ही थे, एक मेयर था, और 1687 के अंदर 12 थे। तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से लिख लेना, आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप आगे तक लिख सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इफ दिस वीडियो हेल्प यू, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो नीचे